पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इज ए पार्ट ऑफ पारंपरिक स्तर डैश एक हिस्सा है। ऑप्शंस आर पियाजे थ्योरी, कोहलबर्ग थ्योरी, वाइगॉस्की थ्योरी या मैकलर थ्योरी। तो जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ये हमें बताना है कि किसका एक पार्ट है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ये थ्योरी दी गई है कोहलबर्ग के द्वारा। कोहलबर्ग ने जो अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसका ये थर्ड एंड फाइनल स्टेज है। ये थर्ड और फाइनल स्टेज जो कहा जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। इन्होंने कितने लेवल दिए हैं? इन्होंने 3 लेवल दिए हैं और 3 में से तीसरा जो लेवल है वो पोस्ट कन्वेंशनल पास्ट पारंपरिक पर डिपेंड करता है, जो प्रपोज की गई है कोहलबर्ग थ्योरी के द्वारा। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल मतलब नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने पेश किया है, जिसकी ये तीसरा चरण है, कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट जुलाई 2020 के लिए। जो 2020 जुलाई में पेपर होने वाला है। पेपर 2 के लिए सीडीपी सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, सेट नंबर 1 है। और आज से हम लोग रेगुलर वीडियोस डिस्कस करेंगे, रेगुलर क्वेश्चंस मैं आपको लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं शिक्षा फॉर नौकरी पर और टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िवादी धाराओं को चुनौती देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स? जेंडर स्टीरियोटाइप से बहुत तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीडीपी में और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तैयारी करते चलेंगे। ऑप्शंस आर महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। तो इसमें कौन सा कथन जो है रूढ़िवादी को यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को सपोर्ट करता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। अब देखिए ये ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि इसमें क्या फोकस कर रहा है, केवल फीमेल के लिए फोकस कर रहा है कि फीमेल ही बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर सकती हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये एक ही जेंडर बाइज्ड हो रहा है, रूढ़िवादी को दिखा रहा है कि फीमेल की तरफ ही दिखा रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेल ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकती हैं। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। तो ये स्टीरियोटाइप्स ऑप्शन हो गया, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिंग पूर्वाग्रह को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? फाइंड आउट द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग जेंडर बाइस। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जेंडर बाइस को यानी कि हम पक्षपात ना करें पढ़ाते हुए बच्चे को, तो उसको किस तरीके से हम, कौन से अच्छे तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑप्शन आर केवल महिलाएं शिक्षकों के साथ उभयलिंगी विद्यालय चलाना, महिला एवं पुरुष दोनों शिक्षकों के साथ उभयलिंगी विद्यालय चलाना, महिला या पुरुष शिक्षकों के साथ सह शिक्षा विद्यालय चलाना, केवल पुरुष शिक्षकों के साथ उभयलिंगी विद्यालय चलाना। तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यह राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलता है ये? पुरुष या महिला शिक्षकों के साथ सह शिक्षा विद्यालय चलाना, जिसको हम बोलते हैं बोथ मेल एंड फीमेल टीचर्स। कोएड, जो कोएड स्कूल्स होते हैं ना, जो आपने सुना होगा, कोएड स्कूल्स में क्या होता है कि भाई मेल्स भी होते हैं फीमेल्स भी होते हैं। एज ए स्टूडेंट पढ़ने वालों में मेल एंड फीमेल का कॉम्बिनेशन होगा और पढ़ाने वाले में भी जो टीचर्स हैं उसमें भी मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट को हमें डेवलप करना है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग जेंडर वाइज, कि दोनों को ही बराबर का योगदान देना है, फीमेल हो चाहे फिर मेल हो। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को ही फोकस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार सेंसरी मोटर चरण डैश के साथ जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस आर तार्किक फैशन में समस्याओं को हल करने की क्षमता, सामाजिक मुद्दे के बारे में चिंता, विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता, नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व। तो राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर डी जो है इज द राइट आंसर। नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व। ये क्या बोला है? इमिटेशन, मेमोरी एंड मोरल रिप्रेजेंटेशन। मानसिक का मतलब होता है मॉरल, एक तरीके से इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मॉरल रिप्रेजेंटेशन, अपने आप को मॉरल रूप में प्रस्तुत करना। तो ये क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास। जो पियाजे का संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें सेंसरी मोटर, सेंसरी का मतलब होता है सेंसेस, यानी कि सोचने समझने की शक्ति। तो स्मृति इसमें आ गई है, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्सनल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। देखिए एज ए चाइल्ड, अगर मैं एक बच्चा हूँ और मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ तो मुझे अपना पर्सनल ध्यान देना होगा चीज़ों पर। तो वो क्यों ज़रूरी है अगर मुझे कोई भी चीज़ सीखनी है? तो ऑप्शन आर बच्चों की विकास की
दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीखते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है इसमें कि एज ए इंडिविजुअल आपको क्यों अपने अटेंशन पे करना होगा। अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो आपको क्यों ध्यान केंद्रित करके सुनना होगा या समझना होगा। तो ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोलता है ऑप्शन नंबर ए? बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीखते हैं। ठीक है भाई, कि कोई भी इंडिविजुअल है उसका लर्निंग का जो प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकता है। तो उसको एज ए इंडिविजुअल हमें पर्सनल इंपॉर्टेंस उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में देनी होगी। समझ रहे हैं ना आप कि अगर कोई इंडिविजुअल है हो सकता है कि वो देख के अच्छा समझता हो, कोई दूसरा इंडिविजुअल है वो सुनकर हियरिंग प्रोसेस के थ्रू अच्छा समझता हो, तीसरा है वो लर्निंग जो उसकी बेहतर होगी वो रिटिन प्रोसेस के थ्रू है। तो आपको एज ए इंडिविजुअल सभी बच्चों को देख के चलना है। तो उनकी विकास की दर भिन्न होती है और उनके सीखने के तरीके भी भिन्न होती है, इसलिए एज ए इंडिविजुअल हमें उनको डील करना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है सीडीबी के सेक्शन में, पेपर 2 में हो, पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको आपको मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करते रहेंगे डेली। तो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। ऑप्शन आर सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं, शिक्षार्थियों में अनुबंधन कौशल। तो राइट आंसर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं, ये किसके द्वारा कहा गया? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा क्या गया, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। हो सकता है कि एक विद्यार्थी खेलने में बहुत अच्छा हो, प्लेइंग में वो बहुत अच्छा हो, दूसरा हो सकता है सिंगिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, तीसरा बोलने में यानी एज ए स्पीकर बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये सबकी अपनी एक विलक्षण योग्यताएं होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, जिसको हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है कि जिसमें एक व्यक्ति भविष्य की स्थिति के लिए अभ्यास करता है? विच सोशलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन विच ए पर्सन रिहर्सेस द फ्यूचर पोजिशंस। ऑप्शंस आर प्राथमिक समाजीकरण, अग्रिम समाजीकरण, पुनः समाजीकरण या फिर लिंग समाजीकरण। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अग्रिम समाजीकरण जो होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटेड सोशलाइजेशन। ये क्या करता है भाई? ये सोशल जो समाज होता है हमारा सोशल कल्चर से रिलेटेड होता है यहाँ पर, और ये फैसिलिटेट करता है। अग्रिम समाजीकरण किससे प्रभावित होता है? आपके आसपास के समाज से। तो इसलिए यहाँ पर पूछा गया कि सोशलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अ पर्सन रिहर्सेस फॉर फ्यूचर पोजीशन। देखिए अगर हम समाज में रहते हैं तो हम समाज से अपना समाजीकरण बढ़ाते हैं, जिससे कि हमें क्या होता है कि आने वाले फ्यूचर के लिए हेल्प मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही कमरे में बंद होकर अपनी लाइफ को स्पेंड करें तो हमारे फ्यूचर में उस चीज़ का कोई भी स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे लोगों के सामने। तो इसको हम बोलते हैं अग्रिम समाजीकरण, इस तरीके की प्रोसेस को। राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक प्रतिबिंब शिक्षक कक्षाओं की स्थिति पैदा करता है। ए रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशंस फॉर। व्याख्यान सुनने के लिए, शिक्षक के व्याख्यान से नोट लेना, कक्षा अनुशासन बनाए रखना, छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक रिफ्लेक्टिव टीचर क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्रिएट क्लासरूम सिचुएशन, कि जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट किस तरीके से क्रिएट करता है। केवल अपने लेक्चर सुनने के लिए, व्याख्यान से यानी कि जो लेक्चर उसने बोला है बच्चे केवल उसको नोट कर लें, या डिसिप्लिन बनाने के लिए, अच्छा रिफ्लेक्ट करने की यानी कि अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, या फिर छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर है, देखो हमें पॉजिटिव आंसर चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ क्या हो रहा है? छात्रों और शिक्षकों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन डेवलप हो रही है, यानी कि बातचीत बढ़ रही है। बातचीत किस बिहाफ पर होगी? जो भी टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर बच्चे भी अपना ओपिनियन रखेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे, टीचर आंसर देगा, तो इससे क्या होगा? एक
अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होगी लर्निंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं CCE, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपको सेपरेट तरीके से लर्न करना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है कि CCE से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा किस चीज़ पर फोकस करता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। ऑप्शन आर बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में, मस्तिष्क, हृदय और हाथ का शिकार पर, हाथ की शिक्षा पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों की उच्च स्तर पर प्रिपरेशन करने के लिए। तो और 4 ऑप्शन दिए गए हैं CCE के बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर कंटिन्यूस टेस्टिंग टू इम्प्रूव द चाइल्ड। ठीक है भाई, क्या बोल रहे हैं कि बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना CCE का काम है। CCE मतलब क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना बच्चे का। क्यों किया जा रहा है मूल्यांकन? जिससे कि बच्चा अच्छे से अच्छा लर्न कर पाए, सीख पाए, अपने आप को डेवलप कर पाए। जहां उसकी कमियां हैं उसको मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएट करके उसको करेक्ट किया जा सके। तो बच्चे के सुधार के लिए और परीक्षण किए जाते हैं किसमें? CCE में। तो ये इस पर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ कैन अ टीचर डेवलप क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट? एक शिक्षक छात्रों के बीच रचनात्मकता का विकास कैसे कर सकता है? क्रिएटिविटी डेवलप करना आज के टाइम में बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए बच्चों में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि क्रिएटिव जो चाइल्ड है वही आज के फ्यूचर या प्रेजेंट की या फ्यूचर की डिमांड है कि आप कितना क्रिएटिव ढंग से पढ़ा सकते हैं और बच्चा कितने क्रिएटिव चीज़ों को इनोवेट कर सकता है। तो इसलिए इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो गया है शिक्षक कार्यक्रम में। इसी की ट्रेनिंग आजकल टीचर्स को दी जा रही है कि आप क्रिएटिवली बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया हाउ कैन ए टीचर डेवलप क्रिएटिविटी? बच्चों में सृजनात्मकता कैसे डेवलप कर सकता है? कक्षा में छात्रों को पढ़ाने से, केवल पढ़ाने से सृजनात्मकता डेवलप हो सकती है क्या? छात्रों को होमवर्क देकर, होमवर्क दे दो और सारा आपका क्रिएटिविटी पूरी हो गई? नहीं। छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क देकर, छात्रों को चर्चा और बातचीत की अनुमति देकर। देखिए अब आपको यहाँ पे अपना खुद दिमाग लगाना होगा कि कहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये काफ़ी हद तक क्रिएटिविटी के लिए जा रहा है कि जब तक छात्रों को चर्चा यानी कि डिस्कशन का टाइम नहीं मिलेगा, डिस्कशन का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, बातचीत की अनुमति नहीं मिलेगी, किसी भी टॉपिक को जब तक बच्चा डिस्कस नहीं करेगा तो वो अपनी क्रिएटिविटी को नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, मेक सम, इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चों को ग्रुप में अगर हम पढ़ाएंगे तो ग्रुप में बच्चा क्या करेगा? डिस्कस करेगा चीज़ों को। अगर उसके माइंड में कोई चीज़ है तो वो दूसरे अपने साथियों के साथ डिस्कस करेगा या फिर अपने टीचर के साथ डिस्कस करेगा, जिससे कि उसकी क्रिएटिविटी निकल के आएगी। अगर आप उसको केवल होमवर्क दे देंगे या प्रोजेक्ट वर्क देंगे, प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है कि प्रोजेक्ट वर्क में टीचर एक स्पेसिफिक टास्क दे देता है कि आपको ये टास्क को कंप्लीट करना है ग्रुप के माध्यम से, तो वहाँ एक क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी। क्रिएटिविटी डेवलप तभी होगी जब कुछ नया निकल के आएगा, कुछ नया इनोवेट होके आएगा। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिस्कशन पर डिपेंड करेगा, छात्रों की चर्चा पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। शिक्षार्थियों किसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? लर्नर शुड नॉट बी एनकरेज्ड। देखिए ये चीज़ यहाँ क्या पूछा गया? नॉट, यानी कि किन चीज़ों के लिए लर्नर्स को, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज नहीं किया जाना चाहिए? कक्षा के अंदर और बाहर दोनों में अधिकतम सवाल उचाना, अन्य शिक्षकों के साथ समूहों में काम के दौरान सक्रिय रूप से बातचीत, जितना संभव हो उतना सह पाठ्यक्रम गतिविधि में भाग लेना, सवाल जो शिक्षक पूछ सकते हैं उनके सभी का जवाब याद करना। तो देखिए भाई अब यहाँ पर एक आप बहुत अच्छे से आंसर को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर बोला लर्नर शुड नॉट बी एनकरेज्ड। बच्चे को हमें किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना? बच्चे को हमें कभी भी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सवाल जो शिक्षक पूछ सकते हैं उनके सभी का जवाब याद करना। ये बोल रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस, रोट मेमोराइजेशन जिसको बोलते हैं, रट्टाफिकेशन, रोट मेमोराइजेशन जो होता है उसको फोकस करना, उस पर बल देना। टीचर्स का ये कार्य बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चे से कहें कि आप जाकर 10 क्वेश्चन याद करके आइए और मैं उन 10 क्वेश्चन में से ही आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा और आपको आंसर देने हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। ऐसे करने से बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। केवल वो एक ही ट्रैक पर चलता रहेगा। अगर उससे कुछ और पूछ लिया जाएगा तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने केवल रट्टाफिकेशन किया, रोट मेमोराइजेशन किया, चीज़ों को समझा नहीं है। तो हमें इस चीज़ पर बिल्कुल भी बल नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर डी, सवाल जो शिक्षक पूछ सकते हैं उन सभी का जवाब याद करना, इसके लिए हमें बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करना है बच्चों को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी समस्या समाधान के लिए अवरोध नहीं है? यार क्वेश्चन का लेवल अगर आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहे हो क्वेश्चन, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी समस्या समाधान के लिए अवरोध नहीं है? राइट, तो ऑप्शंस आर मेंटल सेट, फंक्शनल फिक्सनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन या फिर लर्निंग कर्व। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर मेमोराइजेशन। लर्निंग कर्व जो होता है ये क्या बताता है भाई? देखिए क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी समस्या समाधान के लिए अवरोध नहीं है। ठीक है, देखिए अवरोध जो नहीं है वो हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। लर्निंग कर्व जो है अवरोध का कार्य नहीं करता है। बाकी क्या है? मेंटल सेट, कि हम केवल किसी एक ही चीज़ के लिए दिमाग में अपनी चीज़ को, टास्क को फिक्स कर लेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे हम ये एक अवरोध का कार्य करेगा कि आप एक ओपन लर्निंग नहीं कर पाएंगे मेंटल सेट से, एक लिमिटेड ही लर्निंग कर पाएंगे। फंक्शनल फिक्सनेस भी उसी तरीके से और लैक ऑफ मोटिवेशन भी उसी तरीके से कि भाई अवरोध का कार्य करता है। अगर आपके पास अच्छी मोटिवेशन नहीं है तो वो भी लर्निंग के लिए एक अवरोध का ही कार्य करेगा। लर्निंग कर्व क्या है? लर्निंग कर्व में आपको समझाया जाता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लर्नड एंड फॉरगेटन मटीरियल्स। देखिए लर्निंग कर्व का जो कार्य है तो ये क्या है? एक ग्राफ होता है आपका, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज़ का? बच्चे की प्रोग्रेस का। एक तरफ इसमें क्या लिया जाता है? एक तरफ लिया जाता है कि कितना बच्चे ने लर्न कर लिया, यानी कि कितना बच्चे ने सीख लिया है, एक तरफ ये लिया जाता है। दूसरी तरफ कितना बच्चा भूल गया है, फॉरगेटन, यानी कि जो लर्निंग हुई थी उसमें कितना पार्ट भूल चुका है, कितना पार्ट लर्न कर चुका है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये कभी भी अवरोध नहीं है सीखने में। इसके माध्यम से हम बच्चे के ऊपर स्टडी कर सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको बेहतर सिखाया जा सकता है। तो जो अवरोध नहीं है वो है हमारा लर्निंग कर्व। बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर अवरोध का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया में विषय वस्तु को प्रदर्शित करने की मानसिक विधि में शामिल है। ऑप्शन आर परियोजना, व्याख्यान, चर्चा, कहानी, प्रेरक, निगमन, विश्लेषण, संकलन, अभिव्यक्ति, पर्यवेक्षण, अध्ययन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? देखिए अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसमें मानसिक विधि में क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये हमें बताना है। करेक्ट सीरीज को हमें डिस्कस करना है, तो ये राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोल रहे हैं प्रेरक, निगमन, विश्लेषण, संकलन। अब इसको मैं बता देता हूँ। प्रेरक का मतलब होता है इंडक्टिव मेथड के थ्रू आप किसी भी चीज़ को पढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद आता है आप फॉलो करेंगे क्या? डिडक्टिव, जिसको हम बोल रहे हैं निगमन विधि होती है। उसके बाद हम फॉलो करेंगे डिडक्टिव विधि। देन विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना, किसी भी चीज़ पर एनालिसिस करना। देन आपके पास आएगा संकलन करना यानी कि सिंथेसिस करना। तो ये एक चेन प्रोसेस है जिसको हम आगे आने वाले मेथड्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम इंडक्टिव प्रोसेस का यूज़ करेंगे, डिडक्टिव, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस का मतलब होता है तोड़ कर देखना, एनालिसिस मतलब जोड़ कर देखना। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इन प्रोसेस के माध्यम से हम शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स लर्नर। जो ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग होती है वो लर्नर को क्या प्रोवाइड करती है? जिनको हम बोलते हैं स्वतः अनुदेशात्मक शिक्षण, शिक्षार्थियों को डैश का प्रदान करती है। ऑप्शन आर विज्ञान एवं प्राकृतिक चीज़ों की क्रियाओं को, व्यक्तिगत ध्यान एवं सुदृढ़ीकरण, स्वतः अधिगम सामग्री और उपकरणों को, स्वयं सीखने एवं स्वयं सुधार करने के लिए मदद के रूप में ज़्यादा रास्ता प्रदान करती है। तो जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर सी, स्वतः अधिगम सामग्री एवं उपकरणों के लिए ही ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। भाई सीधा सीधा आंसर यहाँ से ही बन रहा है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, कि ऑटो इंस्ट्रक्शनल मतलब कि आप अपने आप स्वयं चीज़ें, स्वयं अध्ययन सामग्री और उपकरणों का यूज़ करेंगे लर्निंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ लर्निंग मटीरियल एवं इक्विपमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण में अधिगम डैश को बढ़ावा देती है। इन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लर्निंग प्रमोट्स, जो कंस्ट्रक्टिव वे है, कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ लर्निंग है, उसमें लर्निंग क्या हमें किस चीज़ की लर्निंग को बढ़ावा देती है? निष्क्रिय एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, बाल केंद्रित दृष्टिकोण यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, शिक्षक सेंटर्ड यानी कि टीचर्स सेंटर्ड दृष्टिकोण दे रही है, अप्रोच दे रही है, शांति की संस्कृति दे रही है। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो इसमें रहेगा बाल केंद्रित दृष्टिकोण। भाई कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है केवल चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हमें करनी है, यानी कि बच्चे को ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा को हम कहते हैं CCE, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, दृष्टिकोण यानी कि बाल केंद्रित
शिक्षा, केवल हमें बच्चे को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा को देना है। ऐसे नहीं करना है कि जो बच्चों के लिए उपयोगी चीज़ें हैं वो हमें क्लास में बतानी है जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। ऐसा नहीं कि हम अपने अपने कंफर्ट के लिए चीज़ें बता के चले आए, जो हमें आता है केवल वो बता दिए, ये नहीं देखा कि बच्चा क्या सीखना चाहता है क्या नहीं सीखना चाहता। तो इस हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में बच्चे के ऊपर हमें काम करना है, ना ही कि अपने आप को मीडिएटर बनाना है कि मीडियम बनाना है कि केवल मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही सत्य है। ऐसा नहीं करना है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह कथन डैश के द्वारा दिया गया है। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट द नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, स्टेटमेंट इज गिवन बाय डैश, पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं और ये हमें ज़रूरी पता होना चाहिए कि ये कुछ सेंटेंसेस हैं या कुछ कॉर्ड्स हैं, फेमस हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में कुछ हमें पता होना चाहिए कि उनके जो फेमस टैगलाइंस हैं वो क्या क्या हैं। यही यहाँ पे पूछा गया है। बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये दिया गया पियाजे के अनुसार। पियाजे ने जो बोला है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ज्ञान यानी कि दुनिया के बारे में स्वयं जानना सीखते हैं। तो ये पियाजे ने ये बोला है। कंस्ट्रक्ट द नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, स्टेटमेंट इज गिवन बाय पियाजे। जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपको चरण जो दिए गए हैं, जो सबसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो वो आपको स्टडी करना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं भावात्मक जैसे विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया में विकसित होता है? शारीरिक मतलब फिजिकल, संज्ञानात्मक मतलब मानसिक या कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं, सामाजिक मतलब सोशल, ठीक है, और भावात्मक मतलब इमोशनल। ये जैसे विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया में विकसित होता है? एकीकृत और समग्र रूप से, निर्देशात्मक रूप से, आंशिक रूप से या स्पष्ट रूप से, ये आपको बताना है। इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एकीकृत और समग्र रूप से। एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंटीग्रेटेड एवं होलिस्टिक मैनर। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र रूप से, यानी कि आपको सबको मिला जुला कर सभी चीज़ों का विकास करना है अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड एरिया। ऑल द अपसेट ऑफ डेवलपमेंट लाइक सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शारीरिक है, सामाजिक है और भावात्मक, ये सारे पक्ष जो हैं, इन सभी को हमें एक समान रूप से विकास करना है बच्चे का। ऐसा नहीं है कि आपने केवल बच्चे के मानसिक रूप से ही उसको डेवलप किया है, उसको सोशल रूप में भी, यानी कि समाज के पक्ष के बारे में भी बताना है कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करके समाज में ही जाएंगे तो आपको उनके साथ किस तरीके का बिहेव करना है। इमोशनल जो फैक्टर होते हैं बच्चे के, उन पर भी हमें कार्य करना है और शारीरिक फिजिकल फैक्टर पर भी वर्क करना है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है किस क्षेत्र में आती है, इनको बोलते हैं एक होलिस्टिक मैनर में बच्चे का डेवलपमेंट करना है हमें, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। बच्चे का कौन सा व्यक्तिगत कारक सीखने को प्रभावित करता है? विच पर्सनल फैक्टर ऑफ ए चाइल्ड अफेक्ट लर्निंग? ऑप्शन आर रुचि, लक्ष्य और प्रेरणा, आदर करना, पैसा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रुचि, लक्ष्य और प्रेरणा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। रुचि का मतलब है भाई इंटरेस्ट लेना किसी भी चीज़ में, लक्ष्य यानी कि गोल, और प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो विच पर्सनल फैक्टर, ये क्या है? बच्चे के व्यक्तिगत कारक हैं जो उसको सीखने के लिए या उसकी लर्निंग को ग्रहण करने के लिए उसका साथ देते हैं। यानी कि उसको इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे पहले लर्निंग में, उसका एक लक्ष्य निर्धारण, गोल का निर्धारण होना चाहिए और मोटिवेशन फैक्टर होने चाहिए। मोटिवेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, इंटरनल मोटिवेशन या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुरस्कार और दंड की भूमिका का सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में वर्णन किया गया? पुरस्कार यानी कि पनिशमेंट, पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये भूमिका का सबसे पहले किस सिद्धांत में यानी कि किसी सिद्धांत में वर्णन किया गया, वो हमें बताना है। ऑप्शन आर सेल्फ इफिशिएंसी, ट्रायल एंड एरर, कंस्ट्रक्टिविटीज या साइको एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक। तो ये जो डेवलप किया गया है ये है हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी के थ्रू इस चीज़ को डेवलप किया गया है, जिसको हम बोलते हैं पुरस्कार एवं दंड की भूमिका। इसमें क्या होता है कि भाई हम बच्चे को सिखाने का जो तरीका है उसमें हम नई नई विधियों का यूज़ करते हैं, जिसमें से एक ये है पुरस्कार एवं दंड, जिसको हम बोलते हैं पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। यानी कि अच्छा करने पर हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं और अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। तो इससे बच्चे की सीखने की दर में इजाफा होता है कि हम उसको कह देते हैं कि अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो आपको टॉफ़ीज़ दी जाएंगी, या एक
रिवॉर्ड, सरप्राइज रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन डेवलप हो जाता है लर्निंग को सीखने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर इस चीज़ का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बाह्य प्रेरणा में डैश शामिल हो सकता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। बाह्य प्रेरणा एक मोटिवेशन का एक पार्ट है। मोटिवेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन और दूसरा बोलते हैं हम इंटरनल मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में यहाँ पूछा गया है। बाह्य प्रेरणा में शामिल हो सकता है प्रशंसा तथा दोष, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार तथा दंड, इनमें से परिणामों का ज्ञान। तो ये आपको बताना है। तो इन चारों में से कौन सा सही कॉम्बिनेशन है ये हमें बताना है। तो देखिए, बाह्य प्रेरणा में इन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑल द अबव। देखिए, प्रशंसा एवं दोष करेंगे तो भी प्रशंसा आप कर रहे हैं तो बाहर से आपको सुनने के लिए मिलेगी। और प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा भी दूसरों को देख के ही डेवलप होती है। पुरस्कार एवं दंड भी बाह्य प्रेरणा का है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों को ही सम्मिलित किया जाता है बाह्य प्रेरणा में, एक्सटर्नल मोटिवेशन में। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए हो तो यार शिक्षा फॉर नौकरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको PDF देखने के लिए मिलेगा। और अपने दिल से यार लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।